हर शहर के पास कुछ कहानियां होती है। कुछ कहानियां वक्त के साथ धुंधली पड़ जाती है और कुछ सालों बाद भी लोगों के जहन से नहीं निकलती। ये कहानी उन्हीं कहानियों में से एक है। अक्टूबर 2014, गुजरात का एक शहर वडोदरा, मांचलपुर का एक शांत रेसिडेंशियल एरिया, जहां सुबह हर रोज की तरह हुई। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानें खुल रही थी, लोग ऑफिस जा रहे थे। बाहर से देखो तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन इसी कॉलोनी के घर में जिंदगी का वक्त लगभग 2 महीने पहले ही टूट गया था। उस घर का गेट बंद था, खिड़कियों के पर्दे महीनों से वैसे ही थे। दरवाजे पे कोई आता, बेल बजाता और बिना कोई जवाब मिले वहां से वापस चला जाता। किसी को पता नहीं था कि घर के अंदर क्या हुआ है, या शायद किसी ने कभी सोचा नहीं था। बाद में पुलिस रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया, उसने सिर्फ वडोदरा को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया। इस कहानी के बीच में श्रीहरि विनोद और उनकी पत्नी स्नेहा विनोद दोनों मांजलपुर की तिरुपति सोसाइटी में रहते थे। पड़ोसियों के मुताबिक ये काफी शांत और कंजर्वेटिव फैमिली थी। श्रीहरि विनोद अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिटायर हो चुके थे और स्नेहा भी अपनी सीधी सादी जिंदगी जी रही थी। उनकी दुनिया बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन उनकी दुनिया का एक सपना था माँ बाप बनने का। हर साल एक नई उम्मीद आती और फिर टूट जाती। आखिरकार उन्होंने अलग रास्ता चुना, अडॉप्शन का। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र की एक अडॉप्शन एजेंसी के जरिए उन्होंने सिर्फ 2 महीने की एक बच्ची को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। शायद उन्हें लगा होगा कि उस दिन उनकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। हर माँ बाप की तरह उन्होंने भी सपना देखा। स्कूल का पहला दिन, जन्मदिन, रिपोर्ट कार्ड्स, फेस्टिवल, फैमिली फोटोग्राफ्स, ये सब उस घर की यादों का हिस्सा बन गए। पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची को बहुत प्यार से पाला गया और उसके लिए एक अच्छा फ्यूचर सोचा गया। लेकिन किसी भी फैमिली की कहानी तस्वीरों में नहीं दिखती। समय गुजरता गया और वो छोटी सी बच्ची धीरे धीरे टीनेजर बन गई। और जैसे हर घर में होता है, बच्चों के बड़े होने के साथ साथ कि उसकी सोच बदलने लगी। दोस्तों का सर्कल, स्कूल, मोबाइल फोन्स, नई आजादी और नए फैसले। बाहर से देखने वालों के लिए ये बहुत ही आम फैमिली थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने कहा कि इसी फैमिली में तनाव बढ़ने लगा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पीरियड में उस टीनेजर की मुलाकात हुई सपनपुरी से। दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार विनोद कपल इस रिश्ते से खुश नहीं था। उनका कहना था कि पहले पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, बाद में जिंदगी के ऐसे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हर आर्ग्यूमेंट, हर खामोशी, हर बंद दरवाजा एक कहानी कहता है। कभी कभी बाहर के लोग उसे कभी सुन नहीं पाते। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक घर के अंदर दूरियां बढ़ने लगी थी और ये तनाव धीरे धीरे ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ने लगा जिसका अंदाजा उस वक्त किसी को भी नहीं था। अगस्त 2014, कैलेंडर पर एक महीना शुरू हुआ। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में इस घर का नाम गुजरात के सबसे चर्चित क्रिमिनल केस में शामिल होने वाला है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने जो टाइमलाइन कोर्ट के सामने रखी, उसके मुताबिक सब कुछ 3 अगस्त 2014 की रात से बदल गया। लेकिन उस रात आखिर हुआ क्या था और पुलिस ने किस तरह उस पूरी कहानी को जोड़ना शुरू किया, ये जानने के लिए हमें उस रात की तरफ लौटना होगा। हर इन्वेस्टिगेशन में एक सवाल पूछा जाता है, आखिर शुरुआत कहाँ से हुई? किसी भी मर्डर केस का सच सिर्फ उस एक रात में नहीं छुपा होता। उसके पीछे होते दिनों तक, हफ्तों तक, कई बार महीनों या सालों तक चले हुए तनाव। पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 के शुरू होने तक विनोद परिवार का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बेटी और ये बात बाद में इन्वेस्टिगेशन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बनी। लेकिन उस वक्त ये सिर्फ एक फैमिली डिस्प्यूट लग रहा था। 3 अगस्त 2014, कैलेंडर पर एक आम संडे। बाहर की दुनिया के लिए ये किसी और दिन जैसा ही था और मांचलपुर की उस सोसाइटी में भी किसी को अंदाजा नहीं था कि उस रात एक ऐसा क्राइम होने वाला है जिसकी गूंज सालों तक रहेगी। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। आगे जो भी सीक्वेंस बताए गए हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन और पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक है। इन्वेस्टिगेटर्स का एलिगेशन था कि उस रात विनोद कपल को स्लीपिंग मेडिकेशन दी गई थी और जब वो दोनों या तो कमजोर थे या बेहोश हो गए थे तब उनके ऊपर हमला किया गया। कोर्ट रिपोर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी हमले में विनोद कपल की मौत हुई। इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट किए गए एविडेंस और विटनेस स्टेटमेंट को छोड़कर पुलिस ने
अपनी रिकंस्ट्रक्शन शुरू की और जैसा हर क्रिमिनल केस में होता है, क्राइम के बाद कर को इस तरह छोड़ा गया जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी एलिगेशन लगाया कि एविडेंस को छुपाने की कोशिश की गई थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि बाहर की दुनिया एकदम नॉर्मल चल रही थी। सोसाइटी में बच्चे खेलते रहे और बंगलों के पास से लोग गुजरते रहे। किसी को नहीं पता था कि जिस घर के सामने से वो निकल रहे हैं वहाँ एक इन्वेस्टिगेशन का इंतजार हो रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना और ऐसे करते करते 70 दिन गुजर गए। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद कपल से किसी का मीनिंगफुल कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। कई रिश्तेदारों ने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन जब उनका कांटेक्ट नहीं हो रहा था तो उन्हें लगा कि शायद वो कहीं घूमने गए हो सकते हैं या शायद उनका फोन खराब होगा, और इसी शायद ने इन्वेस्टिगेशन को 2 महीने के लिए डिले कर दिया। लेकिन हर इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा पल आता है जब छोटी छोटी बातें एक दूसरे से जुड़ने लगती है। रिश्तेदारों को भी कुछ तो गलत हुआ है का अंदाजा होने लगा था। फोन का जवाब नहीं, किसी ने उन्हें देखा नहीं और घर हमेशा बंद। और फिर फैसला हुआ पुलिस को इन्फॉर्म करने का। जब पुलिस मांजरपुर के उस बंगलो तक पहुंची तब लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद ये इंक्वायरी गुजरात के सबसे चर्चित डबल मर्डर केस में बदल जाएगी। पुलिस मांजरपुर के उस घर तक पहुंची। वो घर बिल्कुल शांत था। उन्हें ना तो कोई फोर्स एंट्री का कोई ट्रेस मिला, ना कोई तोड़फोड़। ऑफिसर्स ने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल शुरू किया और घर की जांच शुरू हुई। उन्हें अभी भी ये उम्मीद थी कि शायद इस कहानी का अंत उतना बुरा नहीं होगा जितना लोग सोच रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस एक बंद कमरे तक पहुंची और जब उस कमरे को खोला गया, इन्वेस्टिगेशन एक पूरा नया रुख ले लिया। उन्हें वहां पे श्रीहरि विनोद और स्नेहा विनोद के अवशेष मिले। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉडी काफी एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन में पहुंच चुकी थी। इस वजह से क्राइम सीन को तुरंत सील कर दिया गया और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। इन्वेस्टिगेशन का अगला स्टेप था टाइमलाइन बनाना। पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि विनोद कपल को आखिरी बार किसने देखा और आखिरी बार उनकी किसके साथ बात हुई, किस दिन बात हुई और उसके बाद किस किस की कब कब उनके घर के आसपास मूवमेंट देखी गई। हर रिकॉर्ड, हर फोन कॉल, हर स्टेटमेंट धीरे धीरे इस केस की नई परतें खोलने जा रहा था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस ने उन लोगों से बात करनी शुरू की जो विनोद कपल के काफी करीबी थे, जिनके साथ उनका रोज का इंटरेक्शन होता था। और इसी दौरान इन्वेस्टिगेशन का फोकस घर के अंदर की तरफ भी गया। पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे इनपुट्स मिले जिन्होंने ऑफिसर्स को एक नई दिशा दिखाई। पब्लिक रिकॉर्ड के अनुसार इसी स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन ने अडॉप्टेड डॉटर और उसके सर्कल पर सवाल उठाना और ध्यान देना शुरू किया। लेकिन किसी भी इन्वेस्टिगेशन की तरह सिर्फ शक काफी नहीं होता, पुलिस को एविडेंस भी चाहिए था। इन्वेस्टिगेटर्स ने फोन कॉल्स, फोरेंसिक एविडेंस और बाकी अवेलेबल एविडेंस को साथ मिलाकर एनालाइज किया। हर इन्वेस्टिगेशन में एक पल आता है जहां अलग अलग पीसीज एक पजल की तरह फिट होने लगते हैं और वडोदरा पुलिस के लिए भी ये वही पल था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने सपन पुरानी को अरेस्ट किया। साथ ही विनोद कपल की 16 साल की डॉटर को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत प्रोसेस किया गया। जैसे अरेस्ट की खबर सामने आई, पूरे वडोदरा में इस केस की चर्चा होने लगी। नेशनल मीडिया ने भी इस केस को कवर किया। लोगों के लिए ये सिर्फ एक डबल मर्डर केस नहीं था, बल्कि एक ऐसा केस था जिसने ट्रस्ट, फैमिली और रिलेशनशिप को लेकर मुश्किल सवाल खड़े कर दिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी थी, क्राइम सीन एग्जामिन किए जा चुके थे, विटनेस स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके थे। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने अपना केस रखा। उनका कहना था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किए गए एविडेंस, विटनेस स्टेटमेंट और फॉरेंसिक फाइंडिंग्स एक ही डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे थे। इस केस का एक पहलू यह भी था कि इस केस में 2 अक्यूज थे, लेकिन दोनों की प्रोसीडिंग एक जैसी नहीं थी। सपन पुरी एक एडल्ट था, इसलिए उसका ट्रायल एक नॉर्मल कोर्ट में चला। अडॉप्टेड डॉटर उस टाइम 16 साल की थी। इंडियन लॉ के तहत उसकी प्रोसीडिंग जुवेनाइल जस्टिस फ्रेमवर्क के अंदर हुई। इसी वजह से उसकी आइडेंटिटी और प्रोसीडिंग की डिटेल्स कानूनी रूप से प्रोटेक्टेड है। कई महीनों तक चले कोर्ट के प्रोसेस के बाद वडोदरा की सेशन कोर्ट ने जुलाई 2016 में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सपन पुरी को श्रीहरि विनोद और स्नेहा विनोद के हत्या के जुर्म में
लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। ये कहानी इसलिए खास नहीं है कि इसमें डबल मर्डर हुआ है, बल्कि ये कहानी इसलिए खास है क्योंकि इस कहानी में एक कपल ने एक लड़की को अडॉप्ट किया, उसे पाल पोस के बड़ा किया, उसे घर दिया, एक नई जिंदगी दी, और फिर सालों बाद उस बेटे की वजह से उनके साथ जो हुआ वो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस केस के कुछ डिस्टर्बिंग पार्ट भी है जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं इस केस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हो। अक्टूबर 2014 एक बंद बंगलो का दरवाजा खुला और उसके साथ एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे वडोदरा आज भी याद करता है। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो इस डॉक्यूमेंट्री को लाइक और शेयर कीजिए। मैं हूं जयमीन पटेल और आपसे मुलाकात होगी एक और ट्रू स्टोरी में।